नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान का इतिहास व संस्कृति की क्लास नंबर 10 आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज की ये जो क्लास नंबर 10 है, हम मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके बारे में हमने पिछली 9 क्लासें पढ़ी है और आज ये गुहिल वंश की अंतिम क्लास है। साथियों, यहाँ पर मेवाड़ इतिहास का समापन इस क्लास के माध्यम से हम कर रहे हैं। आपके मेवाड़ इतिहास से संबंधित जो साके हुए हैं उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी क्लास में कल बता दूंगा। और मैंने आपको 51 प्रश्नों का जो मैराथन टेस्ट आपको दिया था 51 प्रश्नों का, उसमें 38 ही प्रश्न मैंने आपके लिए थे। तो बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं और उसके अलावा भी लगभग 30-40 प्रश्न उसमें ऐड किए जाएंगे, जिससे मेवाड़ का जो इतिहास है गुहिल वंश का वो पूर्ण हो जाएगा। साथियों, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, कल इसका टेस्ट और जो साके हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे और यहाँ आपके गुहिल वंश पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जो अन्य राजवंश बचे हैं लगभग उनकी 15 क्लासें आप मैक्सिमम मान सकते हो। 15 या 20 क्लासें, 15 से 20 क्लासों के बीच में भी आप मान सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि 15 क्लासें लगेगी या 16, 17, 18, मैक्सिमम 20, मिनिमम 15 क्लासें अन्य राजवंशों की भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपके इतिहास लगभग पूरा हो जाएगा, सभ्यताएं आपके बचेगी और संस्कृति आपके बचेगी। जियोग्राफी में आपको राजस्थान की पूरी करवा चुका हूं। तो इस प्रकार आपके राजस्थान जी के आने वाले एक महीने में मतलब 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, मैक्सिमम 40 दिन मानकर चलिए। 40 दिन में आपके राजस्थान का जी के यहाँ पूरा हो जाएगा, जो कि हम एनसीईआरटी और आरबीएससी की कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से पढ़ रहे हैं। साथियों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी है, चाहे वो रीट की पात्रता परीक्षा हो, 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा हो, 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या 1st ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो। साथियों, इसी के साथ में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो या एलडीसी वगैरह अन्य कोई एग्जाम हो, सभी में ये क्लास बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए आज की इस वीडियो। साथियों, इसके पहले देखिए, हमने गुहिल वंश के जो प्रतापी शासक थे लगभग क्या 10 प्रतापी शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। जैसे कि बप्पा रावल के बारे में हमने पढ़ा, राणा कुंभा के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने सांगा के बारे में भी पढ़ा, उदय सिंह के बारे में भी पढ़ा, हमने जो महाराणा प्रताप है इसके बारे में पढ़ा, हमने जेत्र सिंह के बारे में पढ़ा और भी अन्य शासकों के बारे में भी हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में। आज 11वें नंबर पे जो शासक आता है उसका नाम है राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था, महाराणा प्रताप का पुत्र था। साथियों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597 में, उसके बाद में अगला जो मेवाड़ का शासक बना वो कौन बना? राणा अमर सिंह। 1597 में ये मेवाड़ का शासक बना और 1620 ईस्वी तक राणा अमर सिंह के द्वारा जो मेवाड़ है इस पर शासन किया गया। साथियों, तो अमर सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए राणा अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था। कब से कब तक शासन किया? तो 1597 से 1620 ईस्वी के मध्य इसने शासन किया। साथियों, महाराणा अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनते ही इसे मुगलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु होने के बाद में जो मुगल शासक है उनको लगा कि महाराणा प्रताप की तो मृत्यु हो चुकी है, अब हम मेवाड़ पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। तो जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1585 के बाद में अकबर के द्वारा मेवाड़ की तरफ कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा था 1597 तक। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तब वापस मुगलों के माइंड में आया कि यार अब वापस अगर हम मेवाड़ पर सेना से भेजते हैं, ठीक है, आक्रमण के लिए, तो हम मेवाड़ को जीत सकते हैं। तो जब अमर सिंह शासक बना 1597 में, तो उसे मुगलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। साथियों, बात है 1613 ईस्वी की। जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उस समय यहाँ पर जहांगीर जो दिल्ली सल्तनत का राजा था वो कहाँ पहुंचा? अजमेर पहुंचा। किस लिए पहुंचा? मेवाड़ को जीतने के लिए, ठीक है, 1613 ईस्वी में। और वहां पर जो शहजादा खुर्रम राज करता था, जिसका मूल नाम शहजादा खुर्रम, जिसका नाम क्या है? शाहजहां के नाम से हम जिसे जानते हैं, इसको मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा गया कि आपको मेवाड़ को जीत करके लाना है। शाहजहां ने मेवाड़ में लूटमार व आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब शाहजहां
अजमेर से किधर निकला साथियों, अजमेर से मेवाड़ की तरफ निकला और मेवाड़ में उसने आगजनी मतलब जगह जगह पर आग लगा दी, जगह जगह पर लूटमार की। जो व्यापारी वगैरह है, जो अन्य जो जिनके पास से चीज़ें लूट सकता था, वहाँ से लूटमार भी इसने की। तो लूटमार हुई, आगजनी हुई, तो यहाँ पर निश्चित रूप से संकट भी उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में या तो मेवाड़ जो है या तो युद्ध करे मुगलों से या फिर उनकी अधीनता स्वीकार करे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से अब ऊब चुके थे, उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः सामंतों ने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। अब इतने सालों से आप देख रहे हो ना, कितने सालों से जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक होते थे, दिल्ली सल्तनत के शासक जो होते थे साथियों, इनकी क्या सोच थी कि भाई मेवाड़ को अधीन करना है और मेवाड़ संपूर्ण रूप से, ना ही तो मेवाड़ ने संधि की, जैसे महाराणा प्रताप के पास 4 से संधि के लिए 4 यहाँ पर अलग अलग लोगों को भेजा गया था, लेकिन संधि नहीं हुई थी, ना ही मेवाड़ पर पूर्ण रूप से विजय हुई थी। तो इतने सालों से प्रयास जो मुगलों के द्वारा किया जा रहा था, उस प्रयास को अब यहाँ पर सफलता मिलने वाली थी साथियों। कब? जब अमर सिंह मेवाड़ के शासक थे। तो वहाँ पर जो सामंत थे उन्होंने भी देख लिया कि इतने युद्ध लड़ लिए, युद्धों से कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हानि उठानी पड़ रही है साथियों। तो उस समय जो वहाँ का कुंवर था जिसका नाम था कर्ण सिंह को सामंतों ने अपने पक्ष में कर लिया और अमर सिंह के ऊपर दबाव डलवाया कि भाई आपको किसी भी प्रकार से अमर सिंह को ये समझाना है कि मुगलों से संधि कर ली जाए। हालांकि अमर सिंह संधि नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके सामंतों ने उसका साथ नहीं दिया। किसका? अमर सिंह का साथ नहीं दिया। उसका जो कुंवर था कर्ण सिंह, वो भी ये चाहता था कि संधि कर ली जाए। किससे? मेवाड़ों जो मुगल है उनसे। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा एवं मुगलों से संधि करनी पड़ी। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जिसमें मैंने डबल स्टार लगा रखे हैं, क्योंकि इतने सालों से जो मुगलों के द्वारा जो संधि का प्रस्ताव भेजा जा रहा था, जो युद्ध की बार बार युद्ध किया जा रहा था, सफलता हाथ नहीं लग रही थी पूर्ण रूप से, तो उसका सही परिणाम इनको मिला 1615 ईस्वी में मुगलों को, जिसमें मेवाड़ और मुगल संधि हुई। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी। तो 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। और जब मेवाड़ मुगल संधि हुई तो चित्तौड़गढ़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ उस टाइम पे किसके शासन में था साथियों? मुगलों के पास चित्तौड़गढ़ था। हालांकि मेवाड़ संपूर्ण मुगलों के पास नहीं था, लेकिन चित्तौड़गढ़ पर उस समय कौन शासन कर रहा था साथियों? चित्तौड़गढ़ मतलब मेवाड़ का मुख्य केंद्र, लेकिन उस पर किसका शासन था? मुगलों का। तो मुगलों ने वापिस चित्तौड़गढ़ को किसको लौटा दिया? मेवाड़ को। किसके तहत लौटाया? जो 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसके अंतर्गत। इस तरह से विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। ठीक है, तो मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत कब हुआ? 1615 में हुआ। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? तो 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई साथियों। उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था अमर सिंह। अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था साथियों ये। अब जब चित्तौड़गढ़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया तो चित्तौड़गढ़ यूं क्षतिग्रस्त हो रहा था, जगह जगह से क्षतिग्रस्त किला ये हो रहा था साथियों चित्तौड़गढ़। लेकिन इस संधि में ये बात नहीं हुई कि भाई चित्तौड़गढ़ का पुनः जीर्णोद्धार करवाया जाए, इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। तो चित्तौड़गढ़ संधि होने के बाद में भी यहाँ पर उसका जीर्णोद्धार नहीं करवाया जा सका। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के जीवन की ये सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि 90 वर्षों से मुगल क्या प्रयास कर रहे थे? मेवाड़ को जीतना या संधि करके उसे अपने अधीन करना। इसके पहले कई सारे शासक आए चले गए, युद्ध लड़ा, संधियों के लिए अनेक व्यक्तियों को भेजा, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। परिणाम कब निकला? जब जहांगीर ने यहाँ पर मेवाड़ में लूटमार, आगजनी इत्यादि जैसी घटनाएं की, जिससे परेशान होकर के मेवाड़ के महाराणा जो अमर सिंह थे, उनके सामंत और उनके पुत्र जो कुंवर था कर्ण सिंह, इनके द्वारा जब अमर सिंह पर दबाव डाला गया तो इन्होंने 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि कर ली साथियों। इस प्रकार कौन सफल हुआ? आप ये मान सकते हो
कि जो मुगल थे वो सफल हो चुके थे। एक तरह से मेवाड़ भी किसके अधीन चला गया था, मुगलों के अधीन चला गया था साथियों। तो ये कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ये अमर सिंह के बारे में हमने पढ़ा है 1597 से 1620। आपका प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी लाइफ में थी मेवाड़ मुगल संधि जो 1615 में हुई थी साथियों। ठीक है, इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट 12वें नंबर पे हम जो शासक पढ़ने वाले हैं वो है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के द्वारा मेवाड़ पर 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी के मध्य शासन किया गया है साथियों। यहाँ पर जो प्रमुख शासक है, सिर्फ मतलब जो प्रतापी शासक है, जो प्रसिद्ध है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में भी कि जो साके वगैरह हुए थे मेवाड़ के, उन साकों को और जो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैं आपके लिए कल लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आज ये समापन वीडियो है गुहिल वंश का। तो देखो 12वें नंबर पे महाराणा राज सिंह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। शासन कब से कब तक किया, 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक, मतलब राजा बने थे ये 1652 में और कब तक राज किया, 1680 ईस्वी तक। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़गढ़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, क्योंकि ये जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रहा था। लेकिन जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी अमर सिंह के टाइम पे, उसमें ये उल्लेख नहीं किया गया था कि भाई जो चित्तौड़गढ़ है इसको इसकी मरम्मत की जाएगी, इसको वापस पहले जैसी जो दशा थी वैसी ही अच्छी दशा में लेकर आया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है साथियों ये। जब राज सिंह के द्वारा ये प्रयास किया गया कि चित्तौड़ के किले का जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि वो जगह जगह से टूट गया था, जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रहा था। तो जब मुगलों को ये पता चला, क्योंकि चित्तौड़गढ़ उस टाइम किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। हालांकि राज तो गुहिल वंश के शासक कर रहे थे, लेकिन संधि करने के कारण अधीन हो गए थे। अब जब राज सिंह के द्वारा ये प्रयास किया गया तो मुगल सम्राट ने क्या कहा, 1615 ईस्वी में जो हमारी संधि हुई थी उस संधि के प्रतिकूल है, आप चित्तौड़गढ़ को क्षतिग्रस्त जो है उसका मरम्मत कार्य नहीं करवा सकते, बल्कि इसने दिल्ली से 30,000 सैनिक कहाँ भेजे साथियों, चित्तौड़गढ़ भेजे। किसके नेतृत्व में, सादुल्ला खां के नेतृत्व में। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। कहां से, चित्तौड़गढ़ जो राज सिंह की सेना थी वहां से हटा लिया, क्योंकि 30,000 सैनिक वहां पर आए थे। किस लिए आए थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ढहाने के लिए। कहां से आए थे, दिल्ली से आए थे साथियों। मुगल सेना कंगुरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। जो ये 30,000 सैनिक सादुल्ला खां के नेतृत्व में आए थे चित्तौड़गढ़, इन्होंने क्या किया, जो वहाँ कंगुरे थे, बुर्ज थे, उनको गिराकर वापस कहाँ लौट गए साथियों, दिल्ली लौट गई। अब आगे बात करें तो सन 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों ने उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा और जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। देखो 1652 में तो राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। अब मेवाड़ किसके अधीन था साथियों, मुगलों के अधीन था। मुगल कहाँ राज करते थे, दिल्ली में राज करते थे। तो जब अमर सिंह तो मेवाड़ का शासक था, लेकिन 1658 ईस्वी की बात है, यहाँ तो वो शासन कर रहा है मुगलों के अधीन। वहाँ पर दिल्ली में जो शहजादे थे कि भाई नहीं, दिल्ली सल्तनत का राजकुमार मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मुझ में ज़्यादा योग्यता है। इस प्रकार से जब वहाँ पर बहस छिड़ी, उनमें उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ा और औरंगजेब दिल्ली का शासक अंत में बन गया। अंत में जो शहजादे थे उनके बीच में जो भी संघर्ष रहा उसका परिणाम क्या रहा कि औरंगजेब को दिल्ली का शासक बनाया गया। और औरंगजेब से जो राज सिंह है इसके संबंध प्रारंभ में अच्छे रहे। जब औरंगजेब दिल्ली का राजा बना तो शुरुआत में तो राज सिंह का संबंध औरंगजेब से बढ़िया रहा, मतलब दोनों में तालमेल अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद में क्या, उसके पहले एक लाइन और है, औरंगजेब ने राज सिंह को 6,000 जात व सवार का मनसब भी प्रदान किया। अब ये जो 6,000 जात, मनसब, इस प्रकार की जो चीज़ें प्रदान की जाती है तो मतलब खुश होकर के दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे वो कुछ पदवी वगैरह दे देते, घोड़े वगैरह देते थे, सैनिक देते थे, गांव उनको दे देते कि भाई ये आपके अंडर में रहेंगे। सम्मान उनको दिया जाता था साथियों। तो इस प्रकार से सम्मान जब दिया गया तो राज सिंह का जो मतलब जो राज सिंह की प्रतिष्ठा है वो और ऊपर उठी। लेकिन राज सिंह ने एक गलती की उसके शासन में, क्या
कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जिसका नाम था, इसका विवाह होना था औरंगजेब से। फिक्स हो चुका था कि भाई औरंगजेब चारुमती से विवाह करेगा, जो कहाँ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की। अब इससे विवाह करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। शादी चारुमती की औरंगजेब से होनी थी, लेकिन राज सिंह के द्वारा क्या किया गया, 1669 में चारुमती से विवाह कर लिया। अब मान लो कि भाई इस शादी तो इसकी होनी थी और विवाह राज सिंह ने कर लिया, तो फिर राज सिंह और औरंगजेब के बीच में तो दूरियां बढ़ गई, क्योंकि औरंगजेब की पत्नी को, मतलब एक तरह से यूँ मान सकते हो कि औरंगजेब जिससे शादी करना चाहता था उससे यदि राज सिंह शादी कर ले, भले दोनों पहले दोस्त थे, दोनों के अच्छे संबंध थे, लेकिन संबंध तो बिगड़ने हैं। तो इसके बाद में, इस घटना के बाद में राज सिंह जो है और जो औरंगजेब है, दोनों में मनमुटाव हो गया और राज सिंह ने औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। तो देखो 1669 में तो शादी की, उसके 10 साल बाद औरंगजेब ने एक कर लगाया जिसका नाम था जजिया कर। साथियों, मेवाड़ पर यह कर लगाया गया था। अब जजिया कर लगाया 1679 ईस्वी में, तो राज सिंह ने इस कर का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप मुगल मारवाड़ संघर्ष, मुगल मारवाड़ मेवाड़ इत्यादि ये संघर्ष जब छिड़े, तो मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था और 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। साथियों देखो, ये तो राज सिंह तो मेवाड़ का शासक था, मारवाड़ का इतिहास अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ा था तो राज सिंह ने यहाँ पर औरंगजेब का साथ नहीं दिया, बल्कि राज सिंह ने किसका साथ दिया था साथियों, राठौड़ों का साथ दिया था। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन राज सिंह से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रश्न क्या है साथियों, अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने नोट करके भी लिख रखा है कि राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है साथियों। तो आपका आंसर होगा राज सिंह के द्वारा राजसमंद जो झील है इसका निर्माण करवाया गया। राज सिंह ने शासन कब से कब तक किया, तो 1652 से लेकर 1680 ईस्वी के मध्य राज सिंह ने शासन किया। कौन सी झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया, तो राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया। राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया गया, तो गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया। साथियों, इसको विशेष तौर पे याद रखना है। जो ये राजसमंद झील है, इसके उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान है, जहां पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा की गई थी। साथियों देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहे राज सिंह के बारे में कि राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और जो राजसमंद झील है इसके उत्तरी किनारे पर, भाई पूर्वी किनारा है, पश्चिमी किनारा है, उत्तरी किनारा है, दक्षिणी, तो ये जो किनारे हैं इसमें उत्तरी किनारे पर साथियों एक स्थान है जिसका नाम है नौचौकी। क्या नाम है उसका? नौचौकी है, जहां पर राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख राज सिंह के द्वारा लगवाया गया। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि राज प्रशस्ति शिलालेख किस झील के किनारे स्थित है, तो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। राजसमंद झील में किधर है? उत्तरी किनारे पर स्थित है। स्थान का नाम क्या है? नौचौकी नामक स्थान है। जो ये राज प्रशस्ति शिलालेख है ये किस भाषा में रचित है साथियों? तो ये संस्कृत भाषा में रचित है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। किसकी? राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। साथियों, यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है और इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए कि संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो आपका आंसर होगा राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किस भाषा में है, तो आपका आंसर होगा संस्कृत भाषा में। राज प्रशस्ति की रचना किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति की रचना की गई। यह कितने संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है, तो ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। कौन सी झील के किनारे स्थित है? राजसमंद झील के किनारे स्थित है। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर करवाया? गोमती नदी पर करवाया। गोमती नदी पर करवाया राजसमंद झील का निर्माण। और राजसमंद झील में जो राज प्रशस्ति है वो
किस किनारे पर है, किस दिशा में है, तो उत्तरी दिशा में है। उत्तरी किनारे पर स्थान का नाम है नौचौकी और शिलालेख का नाम है राज प्रशस्ति शिलालेख। तो आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। यहाँ पर लास्ट यही दे रखा था यहाँ राज सिंह के बारे में ही, तो ये हमने गुहिल वंश के बारे में NCERT बेस की किताबों में से संपूर्ण इतिहास पढ़ लिया साथियों। अब इस जो कल आने वाली क्लास है उसमें हम राजस्थान में जो मेवाड़ में जो साके हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही लगभग 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव भी कल वाली क्लास में रहेंगे मूल्यांकन के लिए, जो हमने आज तक पढ़ा है। क्योंकि मूल्यांकन का एक टेस्ट तो मैंने पहले ही ले लिया था, अब ये सेकंड टेस्ट है साथियों। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के राजवंशों को भी इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंच पाएगा।